यस, कल अपने इन्फिनेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए थे पैसिव वॉइस में, है ना। इन्फिनेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब चलती हैं इज, आर, एम, वॉज, इतना मैंने आपको कल लिखा दिया था, ये स्टार्ट किया था मैंने ये टॉपिक, है ना, इतना लिखा दिया था। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर एजआरएम में से पूछ रहा है वो तो एजआरएम में जवाब देना है। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएंगी, है ना। बहुत बार हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो बहुत बार में जवाब देना है, और एजे में पूछ रहा हो तो एजे में जवाब देना है, हेड में पूछ रहा हो तो हेड में जवाब देना है, सेले विले में पूछ रहा हो तो इसमें जवाब देना है ना। और अपन कैसे पहचानेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस हैं, तो इन हेल्पिंग वर्बों के बाद आपको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, ये पहचान है इसकी। ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगी इनके बाद आपको 2 मिलेगा, ये पहचान है ना कि इन्फिनेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में 2 का प्रयोग हो वो इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा, है ना। जैसे सेंटेंस आपको ये मिल रहा है, आई एम टू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहां पर एम के बाद में 2 लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब 2 लिख रहा हो तो इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। इसमें पहले का कोई रूल नहीं चलेगा, पहले का सिर्फ एक रूल चलेगा सिंपल वाक्यों का, कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, वो रूल चलेगा बस। सिंपल वाक्यों के जो पूरे रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव में जो कि लागू होते हैं, इंट्रोगेटिव में तो चलते हैं भी रूल। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य पढ़ाए थे। उन आज्ञावाचक वाक्यों में सिंपल का कोई रूल काम नहीं किया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको देयर और इट वाले पढ़ाए थे, उसमें सिंपल वाक्यों के कोई रूल नहीं चले, है ना। उसी प्रकार से इन्फिनेटिव सेंटेंस में सिंपल वाक्यों का सिर्फ एक रूल चलेगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, वो रूल चलेगा केवल, और कोई रूल नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चर लर्न करना है अपन को, ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए केवल, ठीक है ना। देखो ये सब्जेक्ट हो गया इसका, फिर उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, फिर ये 2 आ गया, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। पैसिव वॉइस बना रहे हैं अपन, तो इंग्लिश
अब मैंने आपसे ये कहा कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब उसी को लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव में मिल रही है, एम मिल रहा है, तो इज आर एम में सी जवाब देना है आपको, ठीक है ना। बहुत बार मिले तो बहुत बार में सी जवाब दो, तो इज आर में से इज लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, इंग्लिश सिंगुलर है, उसके साथ में इज लगेगा, ठीक है ना। अब टू के स्थान पर टू कर देंगे। हाँ बेटा, इस चीज का इसमें ये ध्यान रखना कि इज आर एम बहुत बार में बीइंग मत जोड़ देना, फिर तो आप रूल लागू कर रहे हो। केवल एक रूल चलेगा, पहले का मैं कौन सा कह रहा हूं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, उस टेबल को लागू नहीं करेंगे आप कि एजेम मिल रहा है और एजेम में बीइंग जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, बाजवर मिल रहा है बाजवर में बीइंग जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। वो आपको सिंपल और इंट्रोगेटिव में करना है ऐसा, इजारम में बीइंग जोड़ना, बाजवर में बीइंग जोड़ना, एजेम में बीइंग जोड़ना, वो आपको सिंपल और इंट्रोगेटिव में करना है, ठीक है ना। ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव पहचान मैंने आपको बताई दी कि इन हेल्पिंग वर्ब बाद में आपको टू मिलेगा, तो इसको अपन सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे, इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे, इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा ये, है ना। अब टू के बाद क्या जोड़ देंगे अपन, वी, ठीक है ना। टू के बाद में अपन बी जोड़ेंगे, जैसे अपन ने देर वाले और इट वाले वाक्य में बी जोड़ा था ना टू के बाद में, क्योंकि उसमें टू जरूर मिलेगा देर वाले वाक्य में और इट वाले वाक्य में। कल वो सेंटेंस दिया था मैंने, है ना, कि देयर इज नो राइस टू कुक फूड, है ना, वो एलडीसी एग्जाम में पूछा था, एलडीसी में वीडियो में पूछा था तो उसमें टू जरूर मिलेगा, तो टू के बाद अपन ने उसमें बी जोड़ा था, उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही करेंगे, टू के बाद बी जोड़ेंगे और इस बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, टीज का थर्ड रूप बना देंगे अपन, है ना। ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में टू के बाद बी जोड़ दिया और इस फर्स्ट फॉर्म को अपन थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे यूं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म में इसका थर्ड रूप होता है टॉट, टॉट, ठीक है। अब इंग्लिश अपन ने सब्जेक्ट बना लिया, इसका ऑब्जेक्ट बना दो, और ऑब्जेक्ट बने तो ही बनाओ, अगर पीपल दे समबॉडी समवन नोबॉडी नो वन सब्जेक्ट होगा तो हट जाएगा, बाई नहीं लगेगा उसके लिए, है ना। वो रूल तो चलेगा इसमें ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो आई का कर देंगे बाई मी। बोलो समझ में आया नहीं आया। और देखो समवन, समवन नहीं नो वन दे देते इसको, no one was to make a noise। इसे आप बनाओ, नो वन वॉज टू मेक अ नॉइज। No one was to make a noise। बन गया, ओके, बना लिया। हाँ बेटा, क्यों बनाओ, सरल बात तो है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो
अ नॉइज, बॉज वर्ब का यूज करना ही है ना, तो अ नॉइज सिंगुलर हो गया तो बॉज लगाएंगे, बॉज में नोट लगाएंगे यहां पर, है ना, सही है, क्योंकि नो से नोट लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी कि नहीं बनाएंगे, पहले टू लगाएंगे ना, ये टू आ रहा है तो टू के स्थान पर टू लगाएंगे ना इसको, फिर बी जोड़ेंगे, मेक का थर्ड रूप बनाएंगे मेड, बस यहां तक ही बनेगा ये, इसको हटा देंगे नो वन को। क्लियर है? गलत बनाए, नोट तो लगेगा नो से भाई, सेंटेंस नेगेटिव है, नो से भी नोट लगाओ, नोट से भी नोट लगाओ, बताया था ना मैंने। नहीं बेटा, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है तीसरे स्थान पर, ये हेल्पिंग वर्ब और ये नोट। और मैंने ये भी कहा हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़ा हो रहे हो तो पहले टुकड़े के बाद में नोट लगाओ, जैसे कैन में कैन भी करते हैं तो नोट जोड़ेंगे तो कैन नोट भी बोलेंगे उसको, है ना। ओके, सही कर लो इसको, चले आगे। ये बनाए अगला सेंटेंस देखो, सी हैज टू कुक फूड फॉर मी, अगर ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन वर्ड आ जाए ना तो इस भाग का पैसिव वॉइस बनाया करो आप, ठीक है ना, कैसे भी वाक्य हो, अगर ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन वर्ड आ रहा हो तो इसको पीछे रखा करो आप, पहले इस वाक्य को सॉल्व करो पूरे को, ठीक है ना। और इसको आप बोलेंगे इससे सी का अपन बाई आर करेंगे, बाई आर से पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं इसको, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक सजीव होना चाहिए, एक निर्जीव होना चाहिए, है ना। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये समझो आप कि ये तो निर्जीव है और ये सजीव है, तो निर्जीव के बाद सजीव आता है टू फोर लगता है, ऐसे ही, ऐसे समझो इसको, समझाया था ना मैंने आपको टू फोर का प्रयोग, ये एक्टिव वॉइस में भी समझाया था मैंने आपको, पैसिव वॉइस में ऐसे समझाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट आएगा तो टू फोर में का प्रयोग होगा, है ना। और एक्टिव में तो वर्ब कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, पहले निर्जीव आएगा बाद में सजीव आएगा तो टू फोर लगेगा, ऐसा है ये रूल, है ना। पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन तो फुड इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो फुड बना लिया अपन ने ये, ठीक है। एज में से एज लगा देंगे, टू के स्थान पर टू जोड़ देंगे, टू में अपन ने बी जोड़ देंगे, का थर्ड रूप कोकड़ कर देंगे, और फोर मी सी का कर देंगे बाई हर। ओके, I will have to teach him English, इसे आप बनाओ। I will have to teach him English, इसका पैसिव वॉइस आप बनाओ।
सबसे पहले टू को देखा करो ना आप, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बन गया। ओके, एम का सब्जेक्ट बना लो ही। अब लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब सेल हैव टू। सही है, या बिल हैव टू ही लगाया? बिल गलत माना जाएगा इसमें, क्योंकि यहां पर उल्टा मिल रहा है, आई और बी के साथ में बिल। मैंने आपको ऐसा बताया था ना एक दिन कि आई और बी के साथ में करते हैं सेल का प्रयोग, और अन्य सब्जेक्ट के साथ में करते हैं बिल का प्रयोग। सही है ना? लेकिन जब इनका प्रयोग इसके अनुसार हो रहा हो यूं, तो फिर इनका प्रयोग इसके यूं कर दिया करो। ऐसा समझाया था ना? तो यहां पर आई बी के साथ में उल्टा मिल रहा है ये बिल, तो अन्य सब्जेक्ट के साथ में सेल लगाओ। तो यहां पर अन्य सब्जेक्ट है तो सेल का प्रयोग चलेगा। ठीक है ना? अब टू के बाद क्या जोड़ देंगे? वी। वी फिर इसका थर्ड रूप बना देंगे तो टॉट हो जाएगा इंग्लिश वाई मी। और इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है ना, ये भी तो ऑब्जेक्ट, ये निर्जीव वाला है। इससे बना लो आप इंग्लिश, वही सेल ही लगेगा, अन्य सब्जेक्ट ही तो है। सेल हैव टू वी टॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जब सजीव ऑब्जेक्ट आता है तो टू फोर लगता है। अब टू लगेगा या फोर लगेगा? टू लगेगा ना, क्योंकि इसमें टॉट वर्ब आ रही है। गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, टीच, सेंड, डिलीवर, ये वर्ब आती है तो टू लगता है ना? अब टू का प्रयोग करेंगे, है ना? टू हिम बाई मी। ठीक है, लिख लो इसको। इससे भी अपन दो प्रकार से बना सकते थे। इससे ये निर्जीव के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट आ रहा है यहां पर, और ये वर्ब दूसरी है कुक, इसलिए फोर लगा हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट आई कर देंगे तो फोर हट जाएगा, है ना? इसका भी अपन ऐसे बना सकते थे। तीसरे वाले का, इसका पैसिव वॉइस अपन ऐसे बना सकते थे कि मी का कर देंगे आई, और आई के साथ में हैव का प्रयोग चलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है, पास्ट टेंस में आई सिंगुलर होता है ना? तो हैव कर देंगे, टू के स्थान पर टू लगा देंगे, टू के बाद में बी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे कोकड़ो। ठीक है ना? और ये फुड आ जाएगा यहां पर कोकड़ो फुड, क्योंकि यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन थर्ड फॉर्म के बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फुड है यहां पर इस जगह पर। ठीक है ना? क्योंकि जब वर्ब भी थर्ड फॉर्म के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले टू फोर लगता है, निर्जीव से पहले तो टू फोर लगेगा ही नहीं, तो फोर डायरेक्ट आ जाएगा यहां पर। ऐसा मैंने सिंपल में भी समझाया था आपको। ठीक है ना? और सी का कर देंगे बाई हर। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इसका पैसिव वॉइस। ओके, क्या लिख रहे हो आप? कुछ नहीं, आगे चले? ठीक है, लास्ट पढ़ेंगे अपन गोइंग टू वाले सेंटेंस। गोइंग टू वाले सेंटेंस, गोइंग टू वाले सेंटेंस।
गोइंग टू वाले सेंटेंस, गोइंग टू वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब चलेंगी वो क्या चलेंगी, इज आर एम और वॉज वर्ब। गोइंग टू वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चलती हैं क्या, इज आर एम और वॉज वर्ब, जिसका स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो ऐसे होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर काम में लेना है आपको, है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको इसमें काम में लेना है। लिख लो इसको। अब देखो इन्फिनेटिव में और गोइंग टू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कि सिर्फ इसमें गोइंग टू बड़ा हुआ है, बस स्ट्रक्चर वही हो जाएगा। तो अपन गोइंग टू इस समय गोइंग टू ही तो लगाना और करना क्या है, वैसा ही सेंटेंस हो जाएगा, केवल गोइंग टू बढ़ जाएगा, है ना। और गोइंग टू की वजह से हेल्पिंग वर्ब केवल यही लगेंगी, इज आर एम और वॉज वर्ब। और इन्फिनेटिव में इज आर एम भी आता है, वॉज वर्ब भी आता है, हैज भी आता है, हेड भी आता है, सेल विल भी आता है ना इन्फिनेटिव में। और गोइंग टू के कारण, क्योंकि गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो आईएनजी अपन किसके साथ में लगाते हैं, इज आर एम और वॉज वर्ब के साथ, सही है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल यही चलेंगे, इज आर एम और वॉज वर्ब, ठीक है ना। अब यही हेल्पिंग वर्ब क्यों चलेंगे, इसका रीजन बताऊं क्या। देखो अपन इस बात को जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस में लगती है, सही है ना। और कंटीन्यूअस टेंस कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है ना। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना।
इनमें आईएनजी लगती है 6 भागों में। अब अपन को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। 4 भागों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब कौन कौन से बचे अपन के? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ही बचे। अब इनका क्यों नहीं बनता है इन चारों का? तो आप रूल नंबर 2 की टेबल निकाल लो। आप देखो, मैंने शुरू में एक टेबल लिखाई थी रूल नंबर 2 में, सिंपल वाक्य में। निकालो तो सही, एक बार आप देखो सही। रूल नंबर 2 की टेबल निकालो बेटा। जब मैंने आपको पैसिव वॉइस स्टार्ट किए थे, है ना, पैसिव वॉइस स्टार्ट किए थे मैंने आपको, उस समय देखो आप, क्या हो गया इसमें, अंडो, मक्खी उड़ रही है। मिल गया आपको? देखो ये जो टेबल है ना, मक्खी कहां से आ गई? देखो ये जो टेबल बनाई थी मैंने आपको, देना ये वाली टेबल। देखो ये टेबल मैंने आपको बनाई थी ये। अब यहां पर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही लिखा हुआ है, तो ये दूसरा कॉलम देखो, ये तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। और ये लास्ट में लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 भाग हो गए ना कंटिन्यूअस के, तो 4 में डिलीट कर दो आप, 6 में से 2 भाग ही तो बचेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इजारे और बोझबर, है ना। तो इसमें मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर लिखाया था एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये लिखाया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू के स्थान पर गोइंग टू लगा देंगे, प्लस बी जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ये अभी लिखाया था मैंने आपको, सेंटेंस समझो इसके ना। क्या हो रहा है आज? देखो, आई एम गोइंग टू टीच हिम इंग्लिश। आई एम गोइंग टू टीच हिम इंग्लिश। अब इसमें गोइंग टू ही तो पड़ा हुआ है बेटा, सही है ना। और केवल ये मानकर चलो केवल गोइंग बढ़ा हुआ है, टू तो उसमें भी आ रहा था, इन्फिनेटिव में टू तो उसमें भी आ रहा था, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इजारे में जवाब दो ना, इज गोइंग टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, गोइंग टू लगा देंगे, टू के बाद में बी जोड़ देंगे, टीच का थर्ड रूप कर देंगे डॉट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट आता है और बाई मी। इससे भी बना सकते हैं ना अपन इंग्लिश से। इंग्लिश से कैसे बनेगा, इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। ये अब सजीव वाला है, सजीव ऑब्जेक्ट मी अस यू, है ना।
देम हिम हमारे इटिव, या किसी का नेम सजीव में लिखाए थे मैंने आपको रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4 में लिखाए थे ना, सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यदि थर्ड फॉर्म के बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट आएंगे तो टू फोर का प्रयोग नहीं होगा। ये निर्जीव था, ये थर्ड फॉर्म के बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टू फोर नहीं लगेगा यहाँ पर, और सजीव ऑब्जेक्ट आएगा तो टू फोर लगेगा। तो टीज का थर्ड रूप है तो टू लगेगा ना, गिव प्रोवाइड सप्लाई टीज सेंड राइट, है ना, तो टू लगेगा यहाँ पर, टू हिम, और आई का कर देंगे बाय मी। ओके, चलो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया कंप्लीट। अब आपको कुछ सेंटेंस ऐसे देखने हैं कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनते हैं, है ना। कुछ एग्जाम में से पूछे गए हैं कि पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे देते हैं स्टूडेंट के लिए। इसको लिख लो आप, और देख लो इसमें एक दो बार, एक ही सेंटेंस है ये तो, और देख लो। Some people are going to purchase vegetables, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है ना, बना लो। Some people are going to purchase vegetables. इसमें केवल गोइंग ही बड़ा हुआ है, इन्फिनेटिव जैसा ही है ना, सेम, ठीक है ना। इसमें गोइंग को हटा दूंगा तो इन्फिनेटिव बन जाएगा ये, है ना। ओके, बना बेटा इसका। सम पीपल आर गोइंग टू परचेज वेजिटेबल्स। देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो वेजिटेबल्स, इजारे में जवाब दो, इजारे मिल रहा है और ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू के स्थान पर गोइंग टू लगा दो, गोइंग टू के बाद बी जोड़ दो, परचेज्ड बाई सम पीपल। अब पीपल नहीं हटेगा इसमें, ये रूल समझा दिया मैंने आपको, है ना। केवल पीपल होगा तो हट जाएगा। पीपल दे, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन आदि को हटा देते हैं।
लेकिन पीपल से कोई वर्ड आएगा पहले, उस शब्द को क्या कहा जाएगा, क्या कहते हैं उसको, डिटर्मिनर्स कहते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक डिटर्मिनर्स ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, ठीक है ना। पीपल से पहले कोई वर्ड लग रहा हो तो ये जो वर्ड होगा ना वो डिटर्मिनर्स होगा। सम पीपल हो सकता है, ए फ्यू पीपल हो सकता है, मेनी पीपल हो सकता है, सेवरल पीपल हो सकता है, ए लॉट ऑफ पीपल हो सकता है। तो पीपल से पहले जो वर्ड लगेगा उसको डिटर्मिनर्स कहेंगे, ठीक है ना। फिर वो आवश्यक सब्जेक्ट बन जाएगा पूरा, और आवश्यक का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, है ना, ठीक है। ओके, लिख लिया आपने, कर लो सही इसको। कौन कौन कर रहे हैं अभी? अब अपन कुछ सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे कि अपन एक्टिव से पैसिव बनाना तो सीख गए, अब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, है ना। ऐसे सेंटेंस पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जामों में। अभी मैंने एक पेपर में देखा, इन्होंने बताया था मुझे अभी, है ना। और उस दिन पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, जब भी मैंने उस समय ही कहा आपसे कि वो आपसे पैसिव से एक्टिव भी पूछ सकता है और एक्टिव से पैसिव भी पूछ सकता है। और मैंने फर्स्ट रूल यही लिखाया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है। फर्स्ट रूल यही तो लिखाया था मैंने आपको। ओके, देखो जैसे सेंटेंस ये है कि फूड हैड बीन कुकड इन द किचन बाय हर, ठीक है ना। आप कैसे पहचानोगे कि ये बैग पैसिव वॉइस में मिल रहा है? नहीं बेटा, ये ऐसे जवाब मत दो। देखो ये तो बाई हर तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में पीपल दे समबडी समवन नोबडी होगा तो बाई कहां से लगेगा, है ना। मैंने आपको पहचान करना सिखाया था, पहचान करना सिखाया था कि एक्टिव का बैग कैसे होता है, पैसिव वॉइस का कैसे होता है। मैं दो आप पहचान को भूल गए। मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर ये आ रही हो, हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव, विल हैव, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने ये सिखाई थी कि हेल्पिंग वर्ब अगर यही आ रही हो, यही हेल्पिंग वर्ब आ रही हो और इन हेल्पिंग वर्बों के साथ में प्लस अपन बीन जोड़ देंगे, दूसरी कंडीशन में समझाई थी ये बात मैंने आपको, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। तो यहां बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। एक कंडीशन मैंने ये भी सिखाई थी आपको कि इन हेल्पिंग वर्बों के अलावा, इन हेल्पिंग वर्बों के अलावा अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो उस वाक्य को भी अपन पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। ये सिखाया था मैंने आपको। अब जैसे मैंने ये बोल दिया कि आई एम सैड, तो ये अभी तुम्हारा पैसिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव का नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एम आ रही है हेल्पिंग वर्ब, तो यानी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का होगा, क्योंकि एम के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रही है, इसको अपन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे और इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। ये ध्यान रखो आप। ये तो मैंने इसके एग्जांपल भी तो लिखाए हैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे पहचान करना सीखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी है कि बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, और एक्टिव वॉइस में इनके बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी एज ए वेड सेल विल हैव के बाद, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। लेकिन इन हेल्पिंग वर्बों के अलावा अन्य हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी तभी वो पैसिव वॉइस होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब तो आ रही है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव वॉइस होगा। अब जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव वॉइस ही होगा,
पैसिव वॉइस कहां से बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये पहचान करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। तो देखो इसका अपन बना रहे हैं पैसिव वॉइस। अब सॉरी एक्टिव वॉइस बना रहे हैं अपन इसका, है ना। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद में होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये तो इन द किचन, ये तो स्थान सूचक वर्ड है, ये तो एडवर्ब है। तो बाई हर, तो ये पैसिव वॉइस में लगता ही है भाई। बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है पैसिव वॉइस में। अगर मान के चलो ये भी नहीं होता तो अभी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो फिर अपन सब्जेक्ट क्या मानेंगे, उनमें से मानेंगे पीपल, दे, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन में से। आगे नहीं समझ में बात, उनमें से मानना पड़ेगा यहाँ सब्जेक्ट। लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये तो एडवर्ब हो गई। ये बाई के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। और ये एडविन है तो एडविन पैसिव वॉइस में किससे लगता है, एड से लगता है। एड में तो बीन जोड़ते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड फॉर्म बना देंगे कुकड, ठीक है ना। अब इस वर्ड को लिखने से पहले इससे इस वर्ड ने लिख दो, है। पहले तो फुट लिखेंगे भाई, ये पहले आएगा, उसके बाद में एडवर्ब बाद में जाएगा। कौन सी, ये फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है ना। देखो एक दिन मैंने आपको ऐसे भी सिखाया था कि जैसे आई कुकड, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि दूसरे स्थान पर है। सेकंड फॉर्म दूसरे स्थान पर आती है हमेशा, और थर्ड फॉर्म तीसरे या चौथे स्थान पर आती है। जैसे आई हैव कुकड, तो 1 2 3 इसको थर्ड फॉर्म कहेंगे। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब की नहीं आती है कभी भी, ठीक है ना। और आई हैव नॉट कुकड, अब ये चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, तो अब ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेकंड फॉर्म हमेशा सेकंड स्थान पर होती है, और थर्ड फॉर्म थर्ड या फोर्थ स्थान पर होती है। फोर्थ स्थान पर कब होगी, जब उस वाक्य में नॉट होगा तब, क्योंकि नॉट का स्थान तीसरा रहता है फिक्स है। नॉट मना कर देता है कि मेरा स्थान तीसरा ही रहेगा, क्योंकि मुझ में 3 अक्षर होते हैं, है ना, NOT 3 अक्षर होते हैं ना, तो तीसरा स्थान होता है इसका। हाँ, तो सी इसका सब्जेक्ट बना लिया। एडविन हेड से बनता है, पैसिव वॉइस में एडविन होता है, एक्टिव में हेड होता है। अब थर्ड फॉर्म ये आई रही है कुकड़, ठीक है ना, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाते ही अपन, सही है ना भाई। इसकी अपन ने ये थर्ड फॉर्म आपको ये मिल रही है, तो एक्टिव वॉइस में जरूरी थोड़ी है कि थर्ड फॉर्म ही लगाए अपन। एक्टिव में तो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, लेकिन हेड लग रहा है तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना। तो जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, तो इस सब्जेक्ट का यहां ऑब्जेक्ट बना दो तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इन द किचन, अब इसका तुम जब पैसिव वॉइस बनाओगे ना बेटा इसका, तो आंसर यही निकलेगा। अब बनाकर देख लो। अब देखो फुट ये हो गया सब्जेक्ट, अब एड से एडविन ये हो गया, है ना, एड से एडविन, सही है ना। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कोकड़ी की थर्ड फॉर्म कोकड़ी होती है, सही है। और फिर से शब्दों को लिख देंगे तो से शब्द इनको देख लो, इसको लिख देंगे अपन, से शब्द ये आएंगे, ये लिखोगे भाई। फुट का ये तो सब्जेक्ट बना लिया, और से शब्द आ जाएंगे, ये लिखाऊंगे यहां पर, और फिर सी का कर देंगे अपन बाई हर लास्ट में, सही है। ऐसे बराबर देख लो करो कि जे अपन ने एक्टिव बनाया है, अब एक्टिव से अपन पैसिव बना के देखें, आंसर अगर यही निकल रहा है तो सही है। ऐसे देख लिया करो। चलो एक सेंटेंस और देख लो। ए लेटर was written or yesterday,
और जिसके ऑप्शन है समवन रोट अ लेटर yesterday. Someone had written a letter yesterday. Someone writes a letter yesterday. Someone wrote a letter ये सही है ना। अब देखो यहां वॉच के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है और बाज बार किससे लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से लगाते हैं बाज बार, सही है ना। बाज बार सेकंड फॉर्म से लगाते हैं। रूल नंबर 2 में लिखाया था मैंने आपको, दूसरे स्थान पर लिखा है B2 के सामने बाज बार, है ना। तो B2 अपन को देखनी है, ठीक है ना, कि B2 कहां पर लिख रही है। तो B2 एक तो ये लिख रही है और एक यहां पर लिख रही है, ये तो दो तो बिल्कुल ही गलत हो गए। बस इसमें तो यस्टरडे हटा दिया ना, सही है ये भाई, भाई सही बात है ना। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। ओके, अब आपके पास काफी पैसिव वॉइस के बाकी बने, देख लो कि इसका एक्टिव क्या बनेगा, सही है ना बेटा। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक पूरा हो चुका है आपका पैसिव वॉइस का।